ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। चाहे यूजीसी का मामला लीजिए, चाहे शंकराचार्य का मामला लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल घड़ने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष में चुनाव है, उनको देखते हुए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली एक अलग प्लान बना रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंस चुके हैं। बात शंकराचार्य विवाद को लेकर इतनी बढ़ी कि अब प्रशासन माफी मांगेगा, ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि लिखित रूप से माफी मांगिए, पेच फंस गया है। योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि वो तो उन्हें कालनेमी बता रहे थे, सनातन का विरोधी बता रहे थे। शंकराचार्य नहीं है वो, ये नोटिसें भेजी जा रही थी। तो क्या वो शंकराचार्य हो गए और किस तरह से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं 27 से पहले, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। केपी सर, अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेगा प्रशासन, योगी आदित्यनाथ झुक गए हैं, तो ये ड्रामा क्रिएट क्यों किया गया। ये 11 दिनों तक शंकराचार्य वहां पर धरना देते रहे, उसके बाद बड़े बड़े भारी मन से वो वापस लौट गए। यही सब करना था, माफी मांगनी थी तो फिर पहले ही मांग लेते, इतना ड्रामा क्रिएट ही ना करते, 1-2 दिन में चीजें सॉल्व हो जाती। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, मैं आपको पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इस मामले में कहीं न कहीं राजनीति हो रही है, कहीं न कहीं सियासत साधी जा रही है। आप चाहे यूजीसी का मामला लीजिए, चाहे शंकराचार्य का मामला लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी माहौल घड़ने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष में चुनाव है, उनको देखते हुए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। आप ये देखिए कि शंकराचार्य जी की पालकी एकाएक रोकी जाती है, बाकी चीजें चल रही हैं, फिर वो 10 दिन तक धरने पे बैठे रहते हैं, फिर प्रशासन को आकाशवाणी होती है, प्रशासन को सद्बुद्धि आती है और प्रशासन जो है खेद प्रकट करने, माफी मांगने पहुंच जाता है। लेकिन जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, आप माफी लिख के मांगिए और सार्वजनिक तौर पर मांगिए, तब प्रशासन घबरा जाता है, क्योंकि प्रशासन ने तो अभी तक जो भी आदेश दिए थे वो लिखित में दिए थे। नोटिस जो उनके शिविर पर चिपकाया था वो लिखित में चिपकाया था, तो प्रशासन तो खुद ही फंसा हुआ है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, और वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है। इसको समझने के लिए आपको याद होगा कि गुजरात में चंद रोज पहले जब एक भाषण दिया था उन्होंने, एक किसी कार्यक्रम में शिरकत अमित शाह जी कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार संतों का, साधुओं का, सनातन धर्म का सम्मान नहीं कर सकती, संतों का सम्मान नहीं कर सकती, वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। तो किसको कह रहे थे? पाकिस्तान में तो सनातन की सरकार है नहीं, वहां तो चल नहीं रहा कुछ, ना कहीं उधर बांग्लादेश में चल रहा, ना नेपाल में, भारत के किसी राज्य में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। तो वो किसको कह रहे थे? वो उत्तर प्रदेश की सरकार को कह रहे थे। संतों का सम्मान, जो संतों का अपमान भी तो वही हो रहा था ना, सनातन धर्म का अपमान भी हो रहा था। शंकराचार्य के अपमान को सनातन धर्म का अपमान माना जा रहा था। और उससे पहले जो उनके खास सिपे सालार हैं, आपके केपी मौर्य जी, वो भी कह रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी को स्नान करना चाहिए। हालांकि जब वो प्रयागराज गए तो मिलने नहीं पहुंचे उनसे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बाबा के लठ का भी डर था शायद। दूसरी बात ये थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हठधर्मिता शुरू में योगी जी ने की, और जब योगी जी उस पर अकेले पड़ गए मामले पे, तो उनके सलाहकारों ने उनको कहा कि इसमें पीछे हटने में ही भलाई है। और आपको याद होगा हिमांशु जी, मैं लगातार कह रहा हूं कि इस मामले को बढ़ाने से
ना भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, ना योगी जी को फायदा है। ये तो उल्टा आपके ऊपर ही बात आ गई है और एक आपदा में अवसर मिल गया है विपक्ष को, और आपने वही चीज करी और अंत में आपने वापस लेना पड़ा फैसला। अगर यही चीज आप चंद रोज पहले कर लेते तो शायद इतना डैमेज नहीं होता। अब आप डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डैमेज बड़ा हो चुका है। योगी जी इस मामले में प्रशासन के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए खुद शंकराचार्य जी के पास जा सकते थे, मैं आपको कई बार कह चुका हूं। लेकिन योगी जी इसमें शामिल हैं, वो उन्होंने तब जता दिया जब उन्होंने हरियाणा के एक प्रोग्राम में कालनेमी की बात कर दी। तो वो कालनेमी किसको कह रहे थे? माना गया कि वो कालनेमी शंकराचार्य जी को कह रहे हैं। तो ये मामला जब बहुत बिगड़ गया और योगी जी अकेले पड़ गए, उनके साथ ना आरएसएस खड़ा हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा हुआ, ना कोई विधायक खड़ा हुआ, ना कोई सांसद खड़ा हुआ, ना कोई दिल्ली से बयान आया, बल्कि दिल्ली से उल्टे बयान आने लगे। तो तब वो कहीं ना कहीं घबराहट में उनको लगा कि बड़ा नुकसान होगा, तो वो उनको फिर ये कदम वापस लेना पड़ा। और ये कदम अभी प्रशासन की तरफ से, सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से लिया गया है। अभी संत इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आज भी कोई सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो लिख के माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, या शंकराचार्य स्नान करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन ये सूचनाएं जरूर है, ये भास्कर ने ही ये खबर छापी थी, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आई थी कि प्रशासन के कुछ अधिकारी इनके शंकराचार्य जी से मिलने गए थे और शंकराचार्य जी की ओर से दानानंद जी जो हैं उन्होंने मध्यस्थता करते हुए उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि भाई माफी मांगनी है, खेद प्रकट करना है तो आप लिखित में करिए। और चारों शंकराचार्य जो है उनको सह सम्मान पालकी के साथ स्नान प्रोटोकॉल के हिसाब से स्नान कराने की उनको इजाजत दीजिए और उनको लेके जाइए। तो उस पर प्रशासन जो है लिखित में माफी मांगने को तैयार नहीं है। अब वो आगे क्या पटापेक इसका होता है, क्या निर्णय निकलता है, क्या प्रशासन लिख के देता है कि नहीं देता है, या शंकराचार्य जी बिना लिखित मान जाते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो कहा कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तो क्या इसका क्या रास्ता नया निकलता है, वो मुझे लगता है कि आज शाम तक तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए। जी। अच्छा, आप शंकराचार्य हो गए हैं क्या, इस बात पर भी क्योंकि बहस हो रही थी। जो संत समाज बटा हुआ था और जो है राजनीतिक तौर पर लोग जो बटे हुए थे, वो सब हम मान लेंगे कि शंकराचार्य यही वही वाले शंकराचार्य हैं जो पहले शंकराचार्य थे। उन 11 दिनों तक शंकराचार्य नहीं रहे, बाकी अब शंकराचार्य हो गए फिर से। देखिए हिमांशु जी, ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और थोड़ा हंसी भी इस बात पे आती है। इसमें क्या था कि जो संत समाज या सनातन के जो लोग हैं, अधिकतम लोग जो है शंकराचार्य जी के साथ थे, उनके विचारों के साथ थे। और हमने तो खुद कहा कि हम भी शंकराचार्य जी की बात से सहमत हैं। उन्होंने मेरी नजर में कोई इस तरह की चीज नहीं करी है कि सरकार इस तरह का एक्शन ले। वो बेजा एक्शन सरकार ले रही है और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे जैसा व्यक्ति भी कह रहा है, मैं अपने आप को औसत दर्जे का आदमी समझता हूँ, मुझे सनातन की भी बहुत ज्यादा जानकारी नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद हालात को देखते हुए मुझे लगता था कि शंकराचार्य जी की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। तो शंकराचार्य जी को बड़ा जन समर्थन मिला। शंकराचार्य जी के खिलाफ जो बोल रहे थे वो सरकारी संत बोल रहे थे, या सरकारी सनातन वाले जो खीर लड्डू और मिठाई खा रहे हैं वहां पे, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो बोल रहे थे सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे। अब वो सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, अब वो जो है मौन धारण कर लेंगे। अब उनका कोई बयान आने वाले समय में आपको काफी दिन तक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब तो सर रामभद्राचार्य जैसे जो कह रहे थे कि इनको जो है देशद्रोही घोषित कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बेचारे कहाँ मुंह दिखाएंगे? अब तो ये शंकराचार्य फिर से शंकराचार्य हो गए, राजनीति ने अपना खेल तो कर दिया, अपनी रोटियां सेक ली। ये बेचारे संत तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अब बेचारे। नहीं, ये तो मुंह दिखाते हैं, इनको कोई फर्क इस तरह से नहीं पड़ता। ये पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इनको कोई चिंता है। और उस चीज को आप बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बात, ये तो कहते हैं रात गई बात गई, अब नया लाइए, नया मामला लाइए आप। अब नया, ये तो देखिए, ये तो सरकारी लोग हैं, और सरकारी का मतलब आप समझते हैं कि जहां मलाई होगी ये वहीं जाएंगे।
ये इस तरह के लोगों का, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चंद लोग थे वो जो खिलाफ बोल रहे थे या सरकार के शुरू में शुरू मिला रहे थे। देखिए, सरकार को आलोचना सुनने की आदत होनी चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, कोई जन विरोधी काम करती है, अगर संत समाज सरकार की आलोचना नहीं करेगा, पत्रकार सरकार की आलोचना नहीं करेगा, दूसरे लोग सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, तो क्या सब लोग जो है वहां पे सरकार की राग मल्हार गाने लगेंगे क्या? तो ये उस तरह के लोग होते हैं जो सरकार की मलाई खा रहे होते हैं। ये कैसे सरकार के विरोध में बोल देंगे? इनको तो सरकार के सुर में सुर मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं वो इनसे छीन ली जाएंगी। तो ये खाली उसलिए बोल रहे हैं कि सरकार के साथ ये मिले हुए हैं और सरकार इनको सुविधाएं दे रही है, और इनका कोई मकसद नहीं है। इनका कोई सनातन के लिए भी कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, सनातन से बहुत ज्यादा इनका ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जहां माल मिलता है, जहां खाने को मिलता है, वहां पहुंच जाते हैं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। तो इन पर बहुत ज्यादा विचार करना, इनके बारे में सोचना, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का चर्चा हमें करनी चाहिए। बात ये देखनी चाहिए कि बड़ी तादाद में शंकराचार्य के साथ लोग आए, और ये बात निश्चित हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आपस में ही जो इंटरनल चीजों को कर रही थी, वो पोल पट्टी खुल के आ गई है। जब भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य एक बयान देते हैं और वो इस तरह की सनातन की बात करते हैं, तो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि मामला क्या था और कहां तक मामला पहुंच गया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब चाणक्य का मामला योगी जी पे नहीं चल पाया और वो सीधे सीधे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो उन्होंने छदम तरीके से ये इस तरह की चीजें करी और ये करने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी वो योगी पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाए, उनको नहीं हटा पाए। तो मुझे लगता है कि ये उनकी भी हार है। जी अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और जो निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर बात नहीं हो पा रही है, बात ये कि शंकराचार्य थे तो इसके आगे प्रशासन झुक गया, सब कुछ हो गया, योगी जी भी कल को माफी मांग लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शंकराचार्य का पद ऐसा है। प्रधानमंत्री भी कल को आकर पैर छू लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन शंकराचार्य के साथ जब ऐसा व्यवहार हो सकता है, शंकराचार्य को लेकर इतनी परेशानियां खड़ी हो सकती, तो आम आदमी, आम सनातनी, आम देश का नागरिक, क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि असम से मुसलमानों को बाहर निकालना है, इनको इतना परेशान करो कि ये राज्य छोड़कर भाग जाएं। तो ये अगर सरकार साजिशें करने पर आएगी किसी के खिलाफ, तो कोई बच नहीं पाएगा, और ये कानून, संविधान, ये सब बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। क्या ये सच्चाई है इस देश की? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये तो अति हो चुकी है इस चीज की। आप अगर ये इस तरह से तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये औसत दर्जे का व्यक्ति भी समझ रहा है। वो इस तरह की बातें करके मुस्लिम समाज के खिलाफ लोगों को भड़का के और हिंदुओं को इकट्ठा करके अपना चुनाव साधने के चक्कर में वो ये बोल रहे हैं वो कोई बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनको बहुत ज्यादा चिंता आसाम की हो रही है, उनको बहुत ज्यादा जो घुसपैठी है उनकी चिंता हो रही है। ऐसा कुछ नहीं। अगर वो ऐसी चीज उनकी होती तो वो अभी तक 25 प्रस्ताव पिछले 5 साल में केंद्र को भेज चुके होते, कुछ ग्राउंड पे काम करते। उस पर कुछ नहीं किया उन्होंने। वो खाली नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कोरी भाषणबाजी कर रहे हैं, और वो चुनाव जीतने के लिए, जो आगामी चुनाव वहां है उसको जीतने के लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, प्रशासन हो, सरकार हो, सरकारें, प्रशासन किसी के खिलाफ भी, आम आदमी के खिलाफ भी जो आवाज बुलंद कर रहा है, साजिश करने पर आएगा तो किसी भी हद तक चला जाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि शंकराचार्य जैसा अगर व्यक्ति माघ मेला छोड़कर बिना स्नान करे चला गया तो फिर कोई बचा नहीं है, मतलब कोई आगे है नहीं उसके कि उसको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये सरकार है तो हम ही हम हैं, हमारी हर बात सुनी जाएगी। कोई इस गलत फहमी में ना रहे, ये हमको दिखाता है क्या सर? नहीं हिमांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आपको अभी आपने उत्तर प्रदेश में यूजीसी का मामला देखा, ब्राह्मण समाज को और स्वर्ण समाज को बड़ा घमंड था कि हमारी सरकार है, हमें तो कुछ नहीं करेगी, उन्हीं को ठीक कर दिया सरकार ने। और इसको सरकार ने कुछ किया है ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने हित के लिए उनको प्रयोग किया है, अपने हित के इलेक्शन जीतने के लिए एक जहर फैलाने का काम जातिवाद का उन्होंने किया है। आप ये देखिए ना,
कि भाई उन्होंने एक हिसाब से ओबीसी और एससी एसटी को भी खुश कर दिया ये कानून लाके, और उसको रिजेक्ट करके मैं तो कहूंगा कि 60 गांठ से रिजेक्ट रोक लगी हुई है और ये शायद आएगा भी नहीं, तो उससे स्वर्ण समाज को भी खुश कर दिया। दोनों समाज खुश हो गए और हमारे राजनीतिक हित भी सध गए। ये रणनीति है सरकार की। मैंने आपको 2 दिन पहले भी उदाहरण दिया था जाट समाज का, कि जाट समाज को कांग्रेस ने आरक्षण दिया था और फिर कोर्ट से आरक्षण रुक गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और उनको उनकी वोट को साध लिया गया था। साधने के बाद में फिर वही बात है। तो ये आप सोच रहे हो या किसी को गलत फहमी हो, किसी समाज को गलत फहमी हो, किसी जाति को गलत फहमी हो, किसी एक वर्ग को गलत फहमी हो कि ये हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं या करेंगे, वो गलत फहमी है। ये अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ को साध कर सत्ता में आने के लिए सारे षड्यंत्र करते हैं। जनता के लिए, किसी वर्ग के लिए ये गलत फहमी लोग बैठे थे हमारे लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, और आगे भी ऐसा ही होगा। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा अभी क्या होगा। ये सीधा सीधा जो अंग्रेजों वाली जो नीति है, फूट डालो राज करो, उसी रणनीति पे हम वापस वहीं आ गए हैं कि देखिए लोगों को ऊंच नीच में बांटो, लोगों को जातिवाद में बांटो, लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटो, तो उससे क्या है कि लोग आपस में लड़ाइयां करते रहेंगे, आपस में उलझे रहेंगे और हमारा काम निकल जाएगा। आप ये देखिए कि किस तरह के नारे लगे हैं, आपने देखा है। यही मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी की कब्र खुदवाने के नारे लोगों ने लगाए, मोदी जी के फोटो पे चौराहे पे जूते मार रहे हैं लोग। तो ये तो मोदी जी उनके दिल के हीरो थे। ये तो कह रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। के व्यक्ति ने किया होता तो अब तक जो है पता नहीं क्या एनएसए लग जाता, बहुत सारे लोग अंदर चले गए, तो बुलडोजर चलने लगता अब तक। तो मैं वही कह रहा हूँ, बुलडोजर पहले चला है। और इसी तरह जिस तरह से आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, आपके अयोध्या में बुलडोजर चला था ना, एक आदमी पे बलात्कार का आरोप लगा था और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, चला था ना बुलडोजर। तो अगर कोई दूसरा, मैं कह रहा हूँ यही नारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं और टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये तो पीछे टुकड़े हुए थे, कब्र भी खुदी थी, तो कहाँ है वो लोग नारे लगाने वाले? सब जेल में हैं। तो अब तो कोई जेल में गया नहीं है, हमारी जानकारी तो है नहीं किसी पर कोई एफआईआर हुई हो या कोई। देखिए दुर्भाग्य, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कोई इस प्रकार की चीजें बोल रहा है, हमारे यशस्वी गृह मंत्री के लिए कोई इस तरह की चीजें बोल रहा है, उनके पोस्टरों पे, उनके पुतलों पे जूते बजाए जा रहे हैं और कहीं कोई एफआईआर नहीं है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी से तो कम से कम सैकड़ों में एफआईआर हो जानी चाहिए थी, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। भाई देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप कहेंगे कि आपकी कब्र खुदेगी, तो उन पर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? तो ये चीजें सोचने वाली बात है कि ये क्या चीज फैलाई जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। खाली वोट पाने की खातिर, खाली सत्ता में आने की खातिर हम समाज में किस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। और ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए उन लोगों की जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि सत्ता हमारी है और जो हम चाहेंगे वो होगा। सत्ता 1 मिनट में ठीक कर देती है और सत्ता ने कर दिया ठीक और दिखा दिया। बिल्कुल जी। एक झटके में हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।